नमस्कार साथियों, नौर भाद्रा की शिक्षा भूमि से एक बार फिर सृष्टि क्लासेस नौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देरी के लिए खेद है। अक्सर आपने रेलवे स्टेशन पे ऐसा आवाज़ सुना होगा और यही आवाज़ आज हम दोहरा रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने दिलो जान से पूरी मेहनत की और बाबा साहेब की 14 अप्रैल को कल जयंती थी, उस पर हमें वीडियो रिलीज़ करना था, पर कुछ टेक्निकल एरर्स होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती या हमारी खामियों की वजह से हो जाता है कुछ गड़बड़। कल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो दोस्तों इसके माइक की बैटरी जो थी वो डेड हो चुकी थी। इसकी वजह से लास्ट के 10-12 मिनट पे आवाज़ नहीं आई थी। अब हम ना भटकते हुए हमारे मुद्दे पे आते हैं। बाबा साहेब की कल जयंती हुई तो कुछ लोगों ने इनकी जयंती पे किसी तरह संविधान जन चेतना यात्रा निकाली, किसी ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने कुछ चीज़ें बांटी, किसी ने चीज़ें पिलाई खिलाई, सब करा। मुझे लगा क्यों ना एक नई दिशा में काम किया जाए और समाज के हर तबके तक बाबा साहब के विचारों को पहुंचाया जाए। बाबा साहब के बारे में जो जीवन में बाबा साहब ने जो झेला वो पहुंचाया जाए, क्योंकि यही जो मर्म है जिंदगी का, जो बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब की जो इच्छा शक्ति थी उसके बारे में बताया जाए। कैसे एक महार जाति में पैदा हुआ छोटा सा बच्चा, उसने अपने जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम, कितनी सारी दुविधाएं, ये सब देखते हुए उसी विल पावर के साथ दोस्तों वो बच्चा आगे बढ़ा और पढ़ाई करता रहा और फाइनली उस इंसान ने दो दो पीएचडियां की, और वो भी ऐसे वैसे वाली पीएचडी नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया उन्होंने, लॉ में पीएचडी की, और बाद में वो हमारे देश के कानून मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के। आज हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों। अब हम आगे चर्चा में बढ़ते हैं। कहते हैं, एक इनका कोट चलता है भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी होती है जिसका जो दूध पीता है वही दहाड़ता है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा वह दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो ये अपने आप में ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इन्होंने इस एक कोट से, एक कोट में पूरे जीवन की अपनी गाथा सुना दी। कैसे छोटा सा बच्चा किसी कक्षा में जाकर बैठता था और उसे अपने बैठने के लिए जो सुविधा होती है, चाहे वो पहले के ज़माने में बोरी गट्टे जो भी चलते थे वो अपना साथ लेके जाया करते थे, वहाँ पे बैठा करते थे और क्लास के एक अलग कॉर्नर में बिठाया जाता था। जिस स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, उस स्कूल में उन्हें पानी तक नहीं पीने दी। आज मैं उन्हीं सब किस्सों की चर्चा करूंगा जो आज तक शायद ही कुछ लोगों ने बताए होंगे पर आप तक नहीं पहुंचे होंगे। आप सृष्टि क्लासेस परिवार का हिस्सा है, इसीलिए दोस्तों मेरा फर्ज बनता है कि जो किताबें मैंने अभी तक बाबा साहब के बारे में पढ़ी है उन सब किताबों का एक रिसर्च निकाल कर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाबा साहब की एक किताब अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं बताता हूं, जीवनी से ज्यादा इनकी एक किताब है दोस्तों, जाति का विनाश। कौन सी किताब बता रहा हूं दोस्तों मैं? जाति का विनाश। ये किताब जब पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में जितने भी कास्टिज्म को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर, अछूत जिसको कहते हैं, ये जो 5-7-10 तरह के बैक्टीरिया जो कीड़े हैं वो बिल्कुल जड़ों से खत्म हो जाएंगे। ये हमारा वादा। जाति का विनाश कोई किताब नहीं है, ये तो दवा है, दवा। इसको पियोगे तो पूरा मामला, आपके दिमाग में जो कीड़े हैं ना, अछूत के, जातिवाद के, आपको कास्टिज्म को लेकर, आप जो धार्मिक जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं जो लोग, सब कुछ मामला सेटल डाउन कर दिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनके साथ सब ये दिक्कत थी कि इस आदमी को आप ऐसे खारिज कर ही नहीं सकते। आप कह देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो समाज परिवार मोहल्ला में आपको मिल जाते हैं चारों तरफ, और वो लोग क्या करते हैं, अक्सर बोले कि नहीं इस आदमी में ये दम नहीं था, वो दम नहीं था, भीमराव अंबेडकर ऐसे आदमी नहीं। बाबा साहेब को खारिज करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा और तर्क ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत लॉजिकल इंसान। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो फिर आपको बाबा साहब को मानना पड़ेगा जो इन्होंने कहा। कितनी बड़ी बात है कि या तो आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते, चलते फिरते खारिज नहीं कर सकते, इन्हें खारिज करने के लिए आपको तर्क देना पड़ेगा, और तर्क नहीं है आपके पास तो इन्हें मानना पड़ेगा। और मोस्टली जो भी इनको आज तक जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, किताबों के माध्यम से हमारे तक पहुंचे हैं, इनके विचारों को खारिज करना बहुत मुश्किल।
हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। पर ये एक बात बताता हूं, बाबा साहब जो थे वो भारतीय विधिवेता यानी कि ज्यूरिस्ट थे। ये उसके बाद अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। अब हम इसकी जीवनी की बात शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये 14 अप्रैल 1891 को जन्मे थे और 6 दिसंबर 1956 को दोस्तों इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था इनका। अब हम बात करें इसके बाद, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 1891 में हुआ और इनकी माता भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल जो थे वो उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे होते थे, सूबेदार थे और कुछ एक टाइम बाद में इनका रिटायरमेंट होना था। अब जब इनका रिटायरमेंट होना था तो ये जब इनका जन्म हुआ तो एक इंदौर के पास एक जगह है दोस्तों, मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इंदौर के पास एक जगह है जिसका नाम है महू, है ना। यहां महू में इनका जन्म होता है। पर ये जो पुराने वासिंदे थे ना भीमराव अंबेडकर के दादा परदादा या इनके पिताजी, तो एक रत्नागिरी नाम की जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। ये वहां से थे महाराष्ट्र में। पूरे देश में ब्रिटिश के टाइम भी ये जातिवाद ऐसे ही चलता था। जैसे ही इनका रिटायरमेंट हुआ तो बाद में ये मूव कर गए थे। अब ये कहाँ से मूव करे, इन्होंने मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र आ गए और ये कहाँ पहुंच गए, ये महू से रत्नागिरी पहुंच गए। अब इसके बाद आगे बढ़े हम थोड़ा सा। अब देखो, मैंने इसके पॉइंट इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको बहुत तसल्ली से मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकूं। देखो, जातिवाद छुआछूत का बचपन से ही इन्होंने सामना किया। जैसे क्लास में इनके साथ भेदभाव होता था, कैसे होता था मैं बताता हूं। जब ये क्लास में जाते थे तो दोस्तों इनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर बाबा साहेब को नहीं पढ़ने दिया जाता। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, 5 साल का बच्चा अगर किसी कक्षा में जाता और वो वहां जाकर उन सभी नॉर्मल बच्चों के बीच में नहीं बैठता है और उसे किसी कॉर्नर में बिठा दिया जाता है, तो उस 5 से 6 साल के बच्चे में क्या गुजर रही होगी और वो क्या सोच रहा होगा कि मुझे इतना अलग क्यों बिठाया गया। और ऐसे ही बाबा साहब के दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहे। अब इन्हीं विचारों के साथ ये सवाल बड़े होते गए धीरे धीरे। अब वो हर रोज क्लास में जाते थे, हर रोज उनको अलग बिठाया जाता था। जहां से नॉर्मल बच्चे पानी पीते थे वहां से बाबा साहब को इजाजत नहीं थी कि वो पानी पी ले। क्यों? क्योंकि अनटचेबिलिटी, है ना, अछूत। कहते हैं कि साहब जब ये वहां पे कई बार हाथ लगा देते थे तो इनको बहुत सारी सजाएं मिलती थी। और अगर इनके हाथ लगा देने से उस वक्त के समाज में ये सारी चीजें बहुत गहराइयों से बैठी हुई थी कि अगर कोई दलित वर्ग का बच्चा या कोई भी इंसान अगर हाथ लगा देगा तो वो पूरा का पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, पूरा प्रदूषित हो जाएगा पानी। इसीलिए इनको नॉर्मल जीवन जीने का अधिकार नहीं था। अब दूसरा देखो, बाल काटने वाला किस्सा मैंने स्पेशल इसीलिए लिखवाया दोस्तों। एक दिन की बात, बाबा साहिब की जो बड़ी बहन थी वो इनके बाल काट रही थी। और बाल घर पे क्यों काटे जाते थे, इसकी वजह ये थी कि साहब जो गांव में जो बाल काटने का काम करते हैं बार्बर, वो मना कर देते थे निम्न जाति के या दलित जाति से आने वाले जो बच्चे या घर के लोग होते थे उनके बाल नहीं काटे जाते। क्यों? क्योंकि अगर ये बार्बर इनके बाल काटेगा तो जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो उनसे बाल नहीं कटवाएंगे, तो वो साफ मना कर देते थे। तो इसीलिए बाबा साहब के बाल भी घर पे उनकी बहन काटते थे। तो ये बात बाबा साहब को ठीक नहीं लगी। तो एक दिन बाल काट रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि दीदी एक बात बताओ कि हमें जो है बाहर समाज में हमारे बाल क्यों नहीं काटे जाते। दीदी ने उनको बताया कि क्योंकि हम दलित वर्ग से हैं या समाज से हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा होता क्यों है, कि वजह तो होगी कि हम लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ को हाथ लगाएं और वो सारी चीज़ खराब हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, प्रदूषित हो जाए। तो दीदी ने एक बात कही कि ये ऐसा हमेशा से ही होता है। ये बात बाबा साहब को तो ठीक नहीं लगी। बाबा साहब इस बात को लेकर चुप तो हो गए, पर ये संतुष्ट जवाब नहीं था। कहाँ से? उनकी बहन से मिला हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने बाद में सोचा, उनकी जीवनी में भी कई जगह लिखा हुआ पाएगा आपको, उन्होंने बाद में सोचा कि ये ऐसा हमेशा से क्यों होता आया है, मुझे तो क्यों का जवाब चाहिए। होता आया है ये तो मुझे भी दिख रहा और मैं भी शिकार हूं इस चीज का। पर बाबा साहब रुकने वालों में से नहीं थे। एक किस्सा और सुनाता हूं।
देखो गोरेगांव नाम की एक जगह थी, वहां जाना था बाबा साहेब और बाबा साहेब के एक भाई थे के साथ। तो ये पूरा एकदम वेल ड्रेस्ड होके रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और खूब अच्छे से इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हुए थे। अब बाबा साहब जैसे ही वहां पे पहुंचे तो स्टेशन मास्टर को दूर से देखकर लगा कि इतना वेल ड्रेस्ड बच्चा है, इतना अच्छे से कपड़े पहने हुआ है, तो उनसे जाके बात करनी चाहिए। तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने उनसे बात की, पहले के ज़माने में जब परिचय होता था एक दूसरे से, तो पहले एक ही टारगेट हुआ करता था कि आखिरकार जाति क्या है। जैसे आपका नाम या आपसे अगर किसी भी बारे में परिचय पूछे तो उसके साथ अगर आपने जाति नहीं लगाए तो वो चल के आज भी कई गांवों में तो आप देख लोगे इन चीज़ों को। आपने अगर अपना नाम बता दिया तो उसके बाद वो पूछेंगे सरनेम क्या है। तो बाबा साहब बिना किसी डर बिना किसी संकोच के बाबा साहब ने बता दिया कि साहब मेरा नाम भीमराव है और मैं महार जाति से। और जैसे ये बताया स्टेशन मास्टर के बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए, तोते उड़ गए साहब उस आदमी के। और ये बात उस स्टेशन पर आग की तरह फैल गई। अब जब वो बच्चे बाहर निकले तो उन्हें बैलगाड़ी करनी थी। जब वो बैलगाड़ी करनी थी तो साहब उन्हें जाना था कुछ दूर के लिए, तो वहां पे पूरे चारों तरफ उन्होंने सब लोगों के पास जाके पूछा कि हमें किराए पे बैलगाड़ी चाहिए। सबने मना कर दिया। आखिरकार एक आदमी माना इसके लिए कि ठीक है किराया आपका इसके लिए डबल लगेगा, 2 गुना किराया। एक तो ये शर्त, और दूसरी शर्त इस बैलगाड़ी वाले ने क्या रखी कि तुम्हें खुद ड्राइव करना पड़ेगा, खुद चलानी पड़ेगी। अब वो जो बैलगाड़ी का मालिक था वो पास में खुद पैदल चल रहा था, क्योंकि अगर वो उसके साथ बैठ जाए तो वो दूषित हो जाए। बताओ, ऐसा था माहौल। और ऐसे माहौल में बाबा साहब पढ़े, ऐसे माहौल में बाबा साहब आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी इच्छा शक्ति थी उनकी। अगर कोई आजकल एक जॉन विक नाम की आप लोग देखते हैं, एक मूवी चल रही है, 2010 में पहला पार्ट आया। कहते हैं कि जॉन विक में जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत तगड़े लेवल की थी, और जॉन विक जो सोच लेता था वो करता था। 2023 में जो मूवी आई है उसमें भी ये मानते हैं। साहब क्या इच्छा शक्ति है उस आदमी में, पूरी मूवी में वो इंसानों को मारता ही मारता है। अरे साहब कहाँ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हो। बाबा साहेब की एक किताब को पढ़ लो, इनकी जीवनी को पढ़ लो, आपको मात्र 2 घंटा या 3 घंटा लगेगा उस पूरी वेब सीरीज को देखने में, तो आपके 15-20 घंटा ज़ाया होंगे। मैं कहता हूँ 3 घंटे की ये किताब निपटा लो या हमारा ये वीडियो पूरा देख लेना, इच्छा शक्ति तो अंदर से वैसे ही भर जाओगे। इस इंसान को पढ़ो, इसकी देखो इच्छा शक्ति कहाँ थी। आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा कि मोहल्ले वाले मिलकर आगे और उनके होटल से इनको बाहर धकेल कर निकाल दिया कि तुम लोग नहीं रह सकते। ऐसे जीवन देखा है बाबा साहब ने। इच्छा शक्ति की अगर कोई बात करे तो हमारे देश में बाबा साहब से बड़ी इच्छा शक्ति रखने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। आगे बढ़े तो अब ये जो किराया जो था दोस्तों, ये इससे डबल लिया गया, और डबल इसीलिए लिया गया ताकि एक हिस्सा किराए का तो वो आदमी खुद रख सके और दूसरे हिस्से से गाड़ी को धुलवा सके, वॉश करवा सके दोस्तों। और ये था सबसे बड़ा। और ये गए बच्चे, इन्होंने डबल किराया दिया, करे क्या, आगे पहुंचना था क्योंकि इनके पिता लेने नहीं आ पाए थे स्टेशन से। अब देखो आगे चलते हैं दोस्तों, अंबेडकर सरनेम की वजह क्या थी। देखो ये अपने आप में बहुत ही प्यारी बात है कि अगर कुछ चीजें आपके सामने थोड़ी मुश्किल भरी आती है तो ईश्वर आपके सामने कुछ चीजें थोड़ी ठीक ठाक भी देता है। पर कहानी क्या होती है दोस्तों, जैसे जैसे कहते हैं कि जितनी आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हिम्मत से लड़ते जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपको ईश्वर और ताकत देता है और कुछ सहारे बना के चीज़ों को भेजता है। वैसे ही एक अध्यापक थे कृष्णाजी केशव अंबेडकर। तो पहले भीमराव जो थे, इनके नाम के साथ इनके गांव का नाम था, और जिस गांव में इनके रत्नागिरी के पास से थे तो वो लगाया करते थे ताकि इनके गांव का सरनेम चले। पर वहां से हटाकर फिर इन्होंने केशव अंबेडकर जी ने अपना नाम दे दिया अंबेडकर, और वहीं से क्या नाम पड़ा इनका, भीमराव अंबेडकर। अब देखो दोस्तों, ये जो थे ये जाति से ब्राह्मण थे, इनके अध्यापक जो थे, और ये भीमराव से बड़ा प्रेम करते थे। ये जानते थे कि इस बालक में बहुत तगड़ी प्रतिभा है और ये बालक ऐसे वैसे रुकने वालों में से नहीं है, ये इतना इंटेलिजेंट। पर ये भी अपने समाज के कुछ नियमों में बंधे हुए थे, पर इन्होंने जो इनकी सपोर्ट की और जो इनको पंख दिए, बाबा साहब खुद कहते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में मोड़ नहीं आता तो शायद पता नहीं क्या होता, पर जो वहाँ से मुझे मोड़ मिला वो बाद में मुझे पूरा आगे तक गया। और ये अंबेडकर इसीलिए हो सकता है कि इनके गुरु का ये सोचना रहा हो कि इनको नाम देने से शायद इनको कुछ प्रॉब्लम का सामना कम करना पड़े।
इसीलिए दिया होगा शायद, पर इसके पीछे की बहुत सारी अलग अलग वजह रह सकती है, पर इसी नाम की वजह से आज भीमराव अंबेडकर जी को सारे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टोन कॉलेज से हुई, मुंबई से। अब ये क्या हुआ कि वहां से जब रिटायरमेंट होके ये अपने रत्नागिरी पहुंचे, तो उसके बाद उस टाइम हुआ करता था बॉम्बे। तो इनके पिताजी बॉम्बे पहुंच गए। इनके पिताजी का सपना था, इसी दौरान इनकी माता का देहांत भी हो गया था बीच में, तो इनके पिताजी का सपना था कि इनका भीमराव जो है वो खूब पढ़ाई करे। राम जी का सपना था ऐसा। तो इन्होंने क्या करा, मुंबई में गए और एक ही कमरा और उसमें सारे परिवार के सदस्य रहते थे। तो अब ये परेशान होते थे क्योंकि ये अपना जो भी स्कूल और कॉलेज जो चल रहा था इसमें ये खूब परेशान होते थे, क्योंकि पढ़ाई के लिए अब कितने, मान लो 10-12 लोग एक कमरे में रह रहे हैं तो कैसे पढ़ाई हो। और ऊपर से पास में बाजू में एक गली लगती थी, तो सारा नॉइस, जितनी आवाज़ थी सड़क की, वो इस कमरे में आती थी। अब होता क्या था कि भीमराव बाबा साहेब क्या करते थे, रात को 2 बजे उठते थे। 2 बजे उठकर सुबह 7-8 बजे तक पढ़ाई किया करते थे लगातार। कितना विल पावर रही होगी। मैं इच्छा शक्ति की जब भी बात करता हूं, कोई कहता है वो किताब पढ़ लो, वो बांच लो, वो कर लो, अरे नहीं, मैं कहता हूं बाबा साहब को पढ़ लो, इच्छा शक्ति और मोटिवेशन भर जाएगा, एकदम तर हो जाओगे, आपको लगेगा जीवन में इससे बड़ा और मोटिवेशन और क्या चाहिए हमें। तो इन्होंने रात को 2 बजे उठकर पूरे इस तरह के आगे की पढ़ाई को जारी रखा। और यहीं पे बॉम्बे का एक और मैं किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। हुआ ये कि एक दिन बाबा साहब के जो टीचर थे, उन्होंने इनको ब्लैक बोर्ड पर आकर पढ़ाने के लिए, कई बार बच्चों को कह देते ना कि तुम आओ और तुम इसको जोड़ घटाव करके दिखाओ, तो कुछ करने के लिए बुलाया गया था। तो जैसे ही बाबा साहब इसके बोर्ड के पास पहुंचे, तो उसी क्लास में बैठे बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने आवाज लगा दी और उन्होंने पूरा का पूरा शोरगुल मचा दिया कि साहब इसको बोर्ड के हाथ मत लगवा देना, वरना ठीक नहीं रहेगा या मामला गड़बड़ा जाएगा। टीचर भी एकदम से हैरान परेशान कि हुआ क्या आखिरकार, और बाबा साहब के तो वैसे भी नहीं समझा रहा था। बाद में पता चला कि जब रोक दिया गया तो उन बच्चों ने बताया सबने मिलकर कि इस ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके खाने के टिफिन यानी लंच बॉक्स रखे हुए हैं, और अगर बाबा साहब इस बोर्ड के हाथ लगा देते तो इनके टिफिन पॉल्यूट हो जाते, प्रदूषित। सोच के देखो उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी उस जब उसने ये मामला फेस किया। आप किसी भी जाति मजहब से हैं, मैं आप पे इन चीज़ों के बारे में तो नहीं जाऊंगा, पर अगर ये घटनाक्रम आपके साथ घट जाए, क्या करोगे? किसी का जन्म जिस घर में होता है, क्या उसमें उसका दोष होता है? ये जातिवाद, ये समाज, ये सिस्टम बनाया हुआ इंसानों, पर इस बच्चे ने पीछे हटकर नहीं दे, कोई बात नहीं है, बढ़ते आगे। और इन्होंने ही हमारे देश के वो जो कहते हैं ना साहब, कानून और संविधान बनाया जिसमें मूल अधिकार पढ़ते हैं हम, हमारे फंडामेंटल राइट, इस इंसान की वजह से। वरना किसी भी जाति से होते, आज तानाशाही के हम गुलाम हुए होते। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बातें जरूर करते हैं, पर साहब मिलता नहीं। कहानी यही होती कि पहले हजारों सालों तक हमारा देश गुलाम था, फिर आगे हो जाता। फंडामेंटल राइट मिलना, हमारी ड्यूटीज मिलना, सब कुछ खेल इन्हीं के हाथ में था। अब देखो आगे चलते। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों, इनके मन में संस्कृत पढ़ने का बड़ा शौक था इनको कि मैं भी संस्कृत पढ़ के देखूं। पर कहते हैं कि ये संस्कृत तो कहते हैं उच्च जो जाति वाले लोग थे उनके हिस्से का सब्जेक्ट था या भाषा थी, तो इन्हें नहीं पढ़ने दिया गया। हालांकि बाद में बाबा साहब ने संस्कृत को खूब पढ़ा, खूब ग्रंथ बांचे, इन्होंने सारे ग्रंथ बांच दिए थे और सारे इनको अच्छे से समझ गए थे और खुद से सीख कर, इसलिए इनको शायद पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि एक लैंग्वेज रखना जरूरी होता था। तो ये संस्कृत जो थी ये इनके हिस्से में नहीं आ पाई, क्योंकि ये निम्न जाति से पैदा हुए थे। सब्जेक्ट भी पढ़ना भी इनको इनके हिसाब से नहीं मिला और ये पढ़ते गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अंबेडकर जी के पिता के पास जब ये हुआ, बीए हो चुकी थी, उसके बाद इनके पास कोई बहुत ज़्यादा मतलब पैसा नहीं रहा था और इनके पिता असमर्थ होते दिखे। जब इनके पास पैसा नहीं था राम जी के पास, तो इन्होंने कह दिया था कि इस तरह से अब आगे की पढ़ाई हम कर पाएंगे या कैसे करनी है वो आप पे है। तब भीमराव जी ने क्या किया कि एक बड़ौदा के महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था दोस्तों। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में इन्होंने भाग लिया और वहाँ पे सिविल सर्वेंट की नौकरी स्टार्ट की बड़ौदा में। साथ में इनको स्कॉलरशिप मिल गई थी और आगे की पढ़ाई के लिए, और उसके बदले में इनको सिविल सर्वेंट की नौकरी मिली। ये थे वो बड़ौदा के महाराज, अगर आपको दिख रहे हैं दोस्तों,
अब हम आगे चलें। भीमराव अंबेडकर जी ने 1912 में बीए किया, फिर उनको जॉब मिली सिविल सर्वेंट की। जैसे ही वो बड़ौदा पहुंचे उसके 2 हफ्ते बाद उन्हें मुंबई मुंबई या उस टाइम बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे वापस आना पड़ा क्योंकि पिताजी बीमार थे और उसके बाद उनका देहांत हो गया। अब ये भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। और शादी की रह गई बात, तो मैं बता दूं इनकी 15 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। पहले बाल विवाह ज़्यादा चलते थे तो इनकी शादी पहले ही हो चुकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1913 में बड़ौदा के महाराज द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट आया। अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या थे दोस्तों, 2 शर्तें रखी गई थी कि जो भी बाहर फॉरेन में, है ना, जो भी बाहर फॉरेन में पढ़ने जाएगा और इस टेस्ट को पास करके जाएगा उसको 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली कि जब वो पढ़ाई पूरी करके आएगा तो 10 साल की उसे नौकरी करनी पड़ेगी, और दूसरा ये था कि उसका जो भी खर्चा था वो सारा का सारा बड़ौदा के जो महाराज थे वो उसका पूरा करेंगे। सबसे बड़ी शर्त एग्रीमेंट की थी। अब ये चले गए स्टडी करने के लिए बाहर, और कहाँ गए दोस्तों, यूएसए गए। और इन्होंने 2 सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से इन्होंने किया एमए। और उसके बाद जैसे ही एमए किया उसके बाद इनको पता था कि अब तो आगे पहुंचना है, तो स्कॉलरशिप का जो टाइम था वो अभी पड़ा हुआ था। इन्होंने वहीं पे यूएसए से इन्होंने कहाँ का रुख कर लिया, कोलंबिया छोड़कर लंदन की तरफ पहुंच गए। और लंदन कैसे पहुंचे, कोई छोटे मोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और इन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे पूरे विश्व के वो अर्थशास्त्री पैदा होते हैं साहब, जो हमारे पूरे विश्व को चलाते हैं। अपने यहाँ पे तो हर कोई पीएचडी किए घूम रहा है, चना दे के पास होता, तो उसको भी हम लोग फिर चारों तरफ डॉक्टर साहब कहते घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगह से इन्होंने दोस्तों बाबा साहब ने पीएचडी की। इसीलिए इस इंसान के विचारों को खारिज करना बहुत मुश्किल, आप खारिज कर ही नहीं सकते, तो फिर इसके विचारों को मानना पड़ेगा। फिर बाबा साहब को बीच में आना पड़ा पीएचडी छोड़कर, क्योंकि बड़ौदा के महाराज ने वापस बुला लिया था और इनकी स्कॉलरशिप जो थी वो खत्म हो चुकी थी, उसका टाइम पीरियड जो था वो एक्सपायर हो चुका। बाबा साहब वापस आए। अब सुनाता हूं मैं एक और नया किस्सा आपको, आपकी रूह कांप जाएगी साहब। जैसे ही ये वहां पे वापस आए बड़ौदा में, तो बड़ौदा में आते ही इनको किसकी नौकरी मिली, सिविल सर्वेंट की। अब सिविल सर्वेंट की जब नौकरी मिली तो जिस टेबल पर बाबा साहब बैठा करते थे दोस्तों, उस टेबल पर जो वहां के कर्मचारी थे वो सीधा फाइल आके पटक दिया करते थे, हाथ में नहीं देते थे फाइल, क्योंकि उससे वो अछूत हो जाते, वो पॉल्यूट हो जाते, वो प्रदूषित हो जाते। बाबा साहब को दिखने लगा। अब जब ये नौकरी करने के लिए आए तो बाबा साहब ने पूरे बड़ौदा घूमे, पर कोई होटल नहीं मिला था। अब होटल नहीं मिला तो इनको परेशानी थी दोस्तों। अब लास्ट में जाके इनको एक पारसी गेस्ट हाउस मिला, और इस पारसी गेस्ट हाउस में इनको जो जगह मिली वो रहने के लिए मिली, बाकी किसी होटल वाले ने इनको जगह नहीं दी। थे तो ये सिविल सर्वेंट ही थे दोस्तों। और सिविल सर्वेंट में पावर कितनी को होती है आप जानते हो, पर इनके पास पावर होते हुए भी कहानी क्या, ये अपनी तो कहते हैं ना जीवन यापन भी ढंग से नहीं कर सकते। ऐसे जीवन जिया एक आईएएस अधिकारी के साथ, ऐसे हो, सोच के देखो आज के ज़माने में क्या बीत रही होगी। पर ये इंसान पीछे नहीं हटा। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़े, और इनको एक और बात है, मैंने जैसा कि बताया, एक दिन सुबह सुबह जब बाबा साहब उठे इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में, तो एक बहुत बड़ी भीड़ आई दोस्तों, लाठियां लेकर, सारे मतलब हथियार थे उनके पास, चाकू हथौड़े जो भी थे, और भीड़ आई और आकर कहा कि उस गेस्ट हाउस से भीमराव अंबेडकर जी जब बाहर निकले बाबा साहेब, तो उतरते उन्हें कहा कि अगले 10 मिनट में या तो ये होटल खाली कर दो, और तुमने हमारे पूरे मोहल्ले को प्रदूषित कर रखा है। अनटचेबिलिटी का वहीं पे शिकार हुए। और बाबा साहब को वहां से फिर पता चला कि तुम्हारी अब बड़ौदा में नौकरी करना बहुत मुश्किल है और अब छोड़ देना ही बेहतर है। तब बाबा साहब के जीवन में जो मोड़ आया दोस्तों, बड़ा खतरनाक आया। जहां से बाबा साहब ने क्या किया कि बॉम्बे का रुख कर लिया, और बॉम्बे के एक कॉलेज में बाबा साहब प्रोफेसर बने। और प्रोफेसर बनने के साथ साथ इन्होंने एक मुक नायक नाम का मराठी अखबार शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा जीवन में इनके मोड़ था। मुक नायक नाम का अखबार, इसमें दलितों की आवाज उठाई जाती थी, और इसमें जो आर्टिकल लिखे जाते थे वो बाबा साहब के द्वारा लिखे जाते।
सोच के देखो, आजकल के तो पत्रकार हैं, ठीक है, उन्होंने अपने विचारों से अवगत करवाया है, समाज को करवा भी रहे। पत्रकारिता हमारा पैसा आज भी अच्छा है, ना करते करते देश में ठीक ठाक फलता फूलता रहा है। पर कोई इंसान जो हमारे स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री, उस लेवल का आदमी उस अखबार में अपनी विचार और अपनी सोच के साथ आर्टिकल लिख रहा है और गरीबों के लिए, दलित वर्ग के लिए, निम्न जाति के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। यहां से इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो चुकी। जब ये फैन फॉलोइंग स्टार्ट हुई, तब बाबा साहब को पता चलने लगा कि हाँ, तुम्हारे विचारों में ताकत है, तुम आईएएस वाईएएस बनने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम्हें देश के लिए कुछ करके जाना है, इस दलित समाज के लिए करके जाना है। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि अगर ये मौका हाथ से चला गया स्वतंत्र भारत के साथ साथ, उसके बाद वापस दलित समाज के लिए ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। तब बाबा साहब को बीच में एक बार मौका मिला और फिर वो अपना पहले तो पीएचडी पूरा करके आए और फिर वो वापस आए और इस देश में इन्होंने जो भी हमारी क्रांतियां आई उसमें भाग लिया और स्वतंत्र भारत के लिए इन्होंने भी बहुत सारा कुछ किया। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं। आप सब लोग जानते होंगे कि गांधी वर्सेस, मैंने जो भी बाबा साहब की जितनी किताबें पढ़ी उसमें मैंने देखा कि गांधी वर्सेस जो BR अंबेडकर जी थे, इनमें तल्ख मिजाजी हमेशा रही, आपस में इनके विचार कभी मिले नहीं। आपने देखा होगा या आपने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क्यों रहा? गांधी जी हमेशा, भीमराव अंबेडकर कहते थे कि आप दलित समाज के लिए इतना ज्यादा नहीं सोचते जितना दूसरे समाज के लिए सोचते हैं, मतलब आप बायस्ड हैं। गांधी जी को ऐसा कहते थे। तब गांधी जी का एक सामने एक स्टेटमेंट आया और इनको BR साहब को बोला, अंबेडकर जी को, गांधी जी ने कहा कि मैं दलितों के बारे में तब से सोच रहा हूं जब से आप पैदा भी नहीं हुए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं दलित समाज के बारे में सोचता नहीं। तब इनका रिप्लाई क्या था? इन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही खैर खवा होते, अगर आप इतने ही दलितों के खैर खवा होते, तो आपकी पार्टी जो है कांग्रेस, इस कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने के लिए आप खादी सॉरी आप खादी नहीं रख रहे होते, खादी के बारे में जिक्र नहीं कर रहे होते। क्योंकि इसमें आने के लिए क्या करना पड़ता था? कांग्रेस में आपको खादी को प्रमोट करना होता था। खादी भी तो अपने आप में महंगा ही था, वस्त्र पहनने के लिए नहीं होते थे दलित समाज के पास। तो इन्होंने पहली बात तो यहीं पे खारिज कर दी कि आप खादी के, अगर हमारे खैर खवा होते तो आप खादी को प्रमोट नहीं कर रहे होते। दूसरा कि जो भी नेता आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहा होता, उसको आप कहते, 2-3 शर्तें लगाते। पहली कि हफ्ते में कम से कम एक बार किसी दलित के घर पे या दलित के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, तब आपको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग मिलेगी। या इसके साथ आप किसी एक दलित समाज के बच्चे को आप पढ़ाई करवाओगे या किसी दलित समाज की कन्या का विवाह करवाओगे। ये सारी चीजें जो थी, ये इन्होंने गांधी जी के सामने रखी। इस तरह से इनके विचार जो थे, क्योंकि ये तार्किक आदमी थे, ये लॉजिकल चीजें रखते थे, हवा हवाई में बात नहीं करते थे कि आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं, ये अपनी बात पूरे वजूद के साथ रखते थे। ये ओवरऑल टोटल कहानी थी हमारे बाबा साहब। अब दोस्तों, अगले 1 मिनट तक जो मैं कहने वाला हूं वो सच में आपके जीवन में बहुत तगड़ा काम आने वाला। मैं जिस जगह से सृष्टि क्लासेस नौर से अभी मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं, मैं बता दूं आपको कि मेरे जीवन में अगर किसी किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भगवत गीता के बाद, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जाति के विनाश का पड़ा है। मैं दिल्ली गया हुआ था, मैंने वहां से ये बुक खरीदी थी और इसे मैंने कम से कम 3 से 4 बार इस किताब को पढ़ा है, जाति के विनाश को। और आप अगर किसी को तोहफा देना चाहते हैं, किसी समाज में अगर अपनी इस सोच जो होती है ना जातिवाद को लेकर, आज भी आप कहीं न कहीं ऐसी चीजें देखते ही होंगे। हम सबको बाबा साहब की इस जयंती पे ये प्रण करना होगा कि हमें धीरे धीरे कास्टिज्म और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। संविधान में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है जातिवाद के सिस्टम की, पर धीरे धीरे आगे आगे हमें समाज को समाजवाद पे काम करना होगा। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सभी लोग एक समान होने चाहिए। हालांकि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो है तो समाजवाद कहीं न कहीं। बाबा साहब का एक बात हमेशा याद रखना कि
ये जो शेरनी का दूध होता है ना, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा के बारे में जो कहा था दोस्तों, आप अपने आसपास अगर किसी गरीब बच्चे को देखते हैं, दलित समाज के बच्चे को देखते हैं, तो आप उस बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे पहुंचाओ। सृष्टि क्लासेस में भी उन सभी प्रतिभावान, होनहार दलित समाज से आने वाले विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, जो आगे चलकर आईएएस, आरएएस या देश की प्रशासनिक या पुलिस विभाग में नौकरी करने की हिम्मत रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं और वही बाबा साहब वाली विल पावर रखते हैं। उनके लिए हम पूरा परिवार स्वागत करने के तैयार हैं। बेटा, आप हमारे संस्थान पहुंचो, आपके लिए जितनी हो सकी हम उसी तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने मेरा ये वीडियो सुना है। हो सके तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया।